हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जितने भी टाइप्स के बाउंडेड वाले प्रॉब्लम थे वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। तो उस वाले पार्ट में आई होप कि किसी को डाउट नहीं होगा कि बाउंडेड वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेसिकली अनबाउंडेड वाले टाइप के प्रॉब्लम पे कि अनबाउंडेड प्रॉब्लम होगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अनबाउंडेड वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेई में भी पर्टिकुलरली इस चैप्टर से ऐसा कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी देख लो कि कभी जरूरत पड़े तो क्या करना है। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं है, बस एक पॉइंट समझना है, वो समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी, ठीक है, उस थ्योरम को मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूं, आप बस समझ जाओगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सब पार्ट उसमें उस वाले चैप्टर में किया था। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर हमारे पास लेट आर बी अ फिजिबल रीजन, ठीक है, ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो, आर बी अ फिजिबल रीजन ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। तो यहां तक भी हमने कर लिया था, तो आपको फिजिबल रीजन पता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता है क्या है। इसी में मैंने एक पार्ट किया था कि फर्स्ट पार्ट था इफ आर इज बाउंडेड, है ना। तो बाउंडेड वाला केस मैंने किया था, उस वाले पार्ट को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। इफ आर इज बाउंडेड, अगर आपका आर बाउंडेड आता है, ठीक है, अगर आपका आर बाउंडेड हो जाता है, ठीक है, तो बाउंडेड कंडीशन होगा, है ना। तो आर अगर हमारा बाउंडेड हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर आर हमारा इस केस में बाउंडेड आएगा तो बाउंडेड के केस में क्या होता है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिलता है ना। देन इस वाले केस में क्या होता है, देन जेड हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ, और ये कहां पे मिलेगा, एट दी कॉर्नर पॉइंट। कहां पे मिलेगा, एट दी कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन भी किया था और आपको बताया भी था डिटेल में कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, और बेसिकली जो प्रीवियसली हम लोग अभी तक करते आए हैं वो सब क्या है, सब बाउंडेड वाले प्रॉब्लम ही है। ठीक है, इसी में सेकंड पार्ट था जो अभी सिलेबस से हटा दिया गया बोर्ड के सिलेबस से, वो ये बोलता है कि अगर आपका इफ आर इज अनबाउंडेड, ठीक है, यही वाला पार्ट मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूं। इफ आर इज बाउंडेड तो आर इज अनबाउंडेड, तो इस टाइप के सिचुएशन में क्या होता है, इफ आर इज अनबाउंडेड, तो इस टाइप के सिचुएशन में आपके पास क्या होगा कि यहां पे आपके पास मैक्सिमम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, इस वाले केस में आप इस वाले पार्ट में मैं कुछ श्योर नहीं बता पाऊंगा, है ना। इस वाले पार्ट में हमें क्या करना होगा, एक्चुअली में क्वेश्चन देखना होगा, क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा था देन जेड हैज मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, यहां पे या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं मिलता, हैज मैक्सिमम मिनिमम और द मैक्सिमम और मिनिमम, इस तरीके से लिख लो, द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ जेड मे और मे नॉट एग्जिस्ट। याद होगा, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। लेकिन साथ ही हमें यह भी पता है कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो कहां पे एग्जिस्ट करेगा, इफ इट एग्जिस्ट, है ना, इफ इट एग्जिस्ट देन it will occur at the corner point, है कि नहीं। तो जो ये कॉर्नर पॉइंट वाला थ्योरम तो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम था, है ना। तो बोल रहा है कि अगर आपका z एग्जिस्ट करता है अनबाउंडेड के केस में, है ना, करेगा या नहीं करेगा वो नहीं पता, लेकिन अगर करता है तो कहां पे मिलेगा, आपको कॉर्नर पे ही मिलेगा, और अगर नहीं करना होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूं मैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एक जेड फंक्शन ले रहा हूं, है ना। जेड में यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं।
कि जेड में एक अनबाउंडेड वाला केस हमें लेना है, ठीक है। तो मैं जेड को हमें यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जेड मैं ले लेता हूं, जेड को हमें यहां पे मिनिमाइज करना है, ठीक है। जेड को मैं क्या करना चाह रहा हूं, मिनिमाइज करना चाह रहा हूं। तो लिख लो जेड इक्वल टू -50x प्लस 20y, ठीक है। और हमें इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना। जैसे आपका 6.1 में क्वेश्चन हुआ करता था, याद होगा, सेम उसी टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। बाकी जो 4 टाइप के प्रॉब्लम आपको बाद में बताए थे, बस उसको भी हमें करना क्या होता है, कन्वर्ट ही करना होता है ना। तो एक बार ये सीख जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। तो जेड मैंने ये ले लिया और यहां पे मैं कंस्ट्रेंट लिख रहा हूं, कंस्ट्रेंट मेरे पास है ना। 2 कंस्ट्रेंट तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास होते हैं, और एक कंस्टेंट हमें दिया हुआ 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू -5 कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू -5, और 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। और एक और कंडीशन है हमारे पास, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास 2 कंडीशन तो ऑलरेडी था, ठीक है। तो यहां तक तो आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। अभी हमें नहीं पता कि ये बाउंडेड प्रॉब्लम है या अनबाउंडेड प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है अभी कि ये कौन से किस टाइप का प्रॉब्लम है ना। ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, किस टाइप का प्रॉब्लम है वो हमें एक्चुअली में नहीं पता है, ठीक है। तो मैं बस सिंपली एक एलपीपी का प्रॉब्लम लिख रहा हूं और इसको सॉल्व करने का हम ट्राई करते हैं, देखते हैं फाइनली क्या आता है ना। तो फाइनली जो सिचुएशन निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है वो चीज दिखाता हूं। तो पहला चीज तो है कि जितना आपने बाउंडेड में किया था वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, है ना। तो बाउंडेड वाले पार्ट तक जितना कुछ हमने किया था वो सब कुछ मुझे यहां तक करना है। यानी आपको जेड हमें मिनिमम निकालना है, तो उस बाउंडेड वाले टेबल से आपको क्या करना पड़ेगा, जेड मिनिमम भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहां पे इसका एक रीजन बनाता हूं, ठीक है, कि इसका रीजन किस टाइप का होगा, ठीक है। आप खुद से इसको ट्राई कर, ठीक है। मैं यहां पे बस जल्दी जल्दी प्लॉट करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो एक मेरे पास लाइन है 2x माइनस वाई, है ना, इक्वल टू -5। तो एक लाइन तो मेरा y इक्वल टू 5 पे आएगा और एक 5/2 पे आएगा, ठीक है। तो एक मेरा लाइन इस टाइप से जाएगा, ठीक है। ये मेरा लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, ठीक है। दूसरा लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 करोगे और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 0,5 आपको दिख रहा है। ये वाले पॉइंट में 3 नीचे से पास करेगा, है ना। तो ये लाइन कुछ ऐसा आता है, ये मेरा हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 1,0 दिख रहा है क्या। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 1,0, है ना। और इसके अलावा हमारे पास एक और लाइन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, है ना। तो 2x माइनस 3y, x की वैल्यू 0 करोगे तो y -4 में आ जाएगा, और y 0 करोगे तो x की वैल्यू 6 में आएगा, है ना। और ये कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा आपका, देखना ऐसा कुछ फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा है 6,0, ठीक है। और इनइक्वालिटी है तो अकॉर्डिंगली आप इनइक्वालिटी प्लॉट करने का ट्राई करोगे, है ना। इनइक्वालिटी को आप मार्क करके देखना कि कौन सा रीजन आपका निकल के आता है। यहाँ पे जो मेरा रीजन निकल के आता है वो ये वाला रीजन है, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मार्कर से कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीजें पेंसिल से करनी है, ठीक है। ये मेरा पर्टिकुलर रीजन आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इस चीज को इजीली समझ पाओगे, है ना, और देख पाओगे कि ये मेरा रीजन है यहां से लेके ये इनर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, मेरा अनबाउंडेड रीजन आ रहा है ना। तो ये मेरा किस टाइप का रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेरा रीजन अनबाउंडेड है,
ठीक है, तो ये मैंने सेट कर दिया। अब देखो अनबाउंडेड हो या बाउंडेड हो, हमें करना वही है जो आपने बाउंडेड वाले पार्ट में किया था, उसी टाइप से मुझे यहाँ पे भी इसको एक्सटेंड करके बताना है। ठीक है, तो ये रीजन हमारा आ गया। अब इस रीजन में, है ना, इस रीजन में जो हमें शो करना है और बताना है, तो हमें ये पता है कि देखो ये वाला पॉइंट कितना होगा, इस वाले कॉर्नर की अगर बात करोगे तो ये आपका 0,3 आ रहा है। ठीक है, चेक करना, ये 0,3 है। देखो मैंने सारे कॉर्नर को मार्क कर लिया। ठीक है, तो बाउंडेड हो अनबाउंडेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी आपके पास कॉर्नर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कॉर्नर नहीं लूंगा, ये वाला कॉर्नर मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये इस रीजन का कॉर्नर नहीं है। ठीक है, इस रीजन के कॉर्नर पे जो जो कॉर्नर है उसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। तो ये ABCD। ठीक है, और उसी तरीके से आप क्या करो, टेबल क्रिएट करो और टेबल के अकॉर्डिंग आप, है ना, आप टेबल बनाओ और टेबल के अकॉर्डिंग आप मान लो इसका मैं जेड कैलकुलेट करने का ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, है ना, तो उस चीज को मैं निकालने का ट्राई कर रहा हूं। तो देखो यहां पे क्या करेंगे तो यहां पे मैं फिर से प्लॉट कर रहा हूं वही सारी चीजें। यहां पे मैंने पॉइंट्स बोल दिया, यहां पे मैंने कॉर्नर पॉइंट्स बोल दिया। ठीक है, और यहां पे मैं जेड लिखूंगा। तो जेड इक्वल टू था मेरे पास -50x प्लस 20y, है ना, तो ये प्लस 20y। और यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास क्या क्या है वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास A है 0,5, B है 0,3, है ना, C है 1,0 और एक और पॉइंट है हमारे पास D वाला, है ना। तो D वाला क्या होगा हमारा 6,0, 6,0 है 6,0। ठीक है, ये मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर दिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इन सब के बाद हम क्या करेंगे। इन सब के बाद जो हमारा मेन एम है वो ये है कि किसी तरीके से मैं इसको, है ना, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू क्या होगी वो मैं निकालने का ट्राई करूँगा, है ना। तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग आप जेड कैलकुलेट करो। 0,5 वाला देखोगे, पहला पॉइंट देखोगे आप, है ना, तो 0,5 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करोगे तो ये 100 आता है। चेक करना आप। 0,3 में आपके पास 60 आता है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आपके पास -50 आएगा और यहाँ पे आपके पास -300 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मेन चीज यहाँ के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक तो हमने बाउंडेड में भी किया था, है ना, तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। और अगर ये प्रॉब्लम बाउंडेड होता तो मेरे पास जेड मिनिमम क्या होता, ये वाला पॉइंट हमारा जेड मिनिमम होता, है कि नहीं। लेकिन, है ना, लेकिन ये रीजन क्या है हमारा, है ना, ये जो मेरा आर है, यहाँ पे जो आपने आर निकाला है, ये आर क्या है हमारा, आर मेरा अनबाउंडेड है ना। तो यहाँ पे नीचे लिख लो बिकॉज आर इज अनबाउंडेड, बिकॉज आर इज अनबाउंडेड, है ना, बिकॉज आर इज अनबाउंडेड, सो जेड इक्वल टू -300 मे और मे नॉट बी, है ना। यही चीज मैंने वहां पे बताया था आपको। यहाँ पे हमें जेड मिनिमम ही क्यों निकाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमें जेड को मिनिमाइज करने के लिए ही बोला गया था, है ना। देखो जेड को मिनिमाइज करने के लिए बोला गया था, अगर जेड मैक्सिमाइज करने के लिए बोलता तो मैं मैक्सिमम वैल्यू चूज करता, है ना। तो यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए बोला था, तो मिनिमम क्या निकला, ये निकला। तो जेड की मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो बिकॉज जेड इज अनबाउंडेड, सो जेड इक्वल टू -3 मे और मे नॉट बी दी मिनिमम, है कि नहीं। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू चेक, है ना। और इसी वाले पार्ट को इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन के पर्पज से आप ये मान लो कि ये इसका जेड मिनिमम नहीं है। ठीक है, अगर ये सोचो कि अगर जेड मिनिमम होता, अगर मान लो यही जेड मिनिमम है, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू कितनी आती है ना, यानी जेड हमारा क्या था -50x प्लस 20y। हमने क्या किया, x और y के जगह पे 6 और 0 पुट किया तो हमें -300 मिल गया, है ना। तो हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि ये इसका मिनिमम वैल्यू नहीं है,
है कि नहीं, ये इसका मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर ये इसका मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कोई और वैल्यू होगा जो इससे छोटा होगा, है कि नहीं। सो अब हम क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, नाउ लेट z इक्वल टू -300 इज नॉट दी मिनिमम। ठीक है, हमें नहीं पता कि मिनिमम है या नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये इसका मिनिमम नहीं है ना। अगर ये मिनिमम नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट सम x, y, है ना। कहां पे ये एग्जिस्ट करेगा, इन R, जो आपने रीजन R बनाया है ना, उस रीजन में कोई ना कोई x, y तो होगा ही ना, जिसके लिए for which -50x + 20y will be less than -300। ये चीज समझ में आया क्या, ये जो लाइन मैंने लिखा है, क्योंकि z की वैल्यू मेरे पास ये थी, है ना, z मेरे पास क्या था, ये चीज लिखा हुआ है -50x + 20y, है ना। तो अगर ये मेरा z है और मैं बोल रहा हूं कि ये जो -300 आया है ना, ये जो -300 आया है, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये इसका मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि R में आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा XY पॉइंट जरूर होगा, है ना, ये XY पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसके लिए आपको वैल्यू क्या मिल रही होगी, -300 से कम मिल रहा होगा, है कि नहीं। मतलब साफ मतलब यही है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास जो फिजिबल रीजन मैंने यहां पे प्लॉट किया है, ये वाला, ठीक है, और अगर मैं ये जो मैंने इनइक्वालिटी फॉर्म किया, इस इनइक्वालिटी को मैं सेम ग्राफ पे फिर से प्लॉट करता हूं, ठीक है, सेम ग्राफ पे फिर से प्लॉट करता हूं, इसी ग्राफ पे, और अगर इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाता है ना, इन दोनों का अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाता है, तो क्या ये z इक्वल टू -3 क्या हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, नहीं होगा। आ रही बात समझ में। अगर इसका और R के साथ अगर आप सेम ग्राफ पे प्लॉट करोगे और अगर आपको कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है, तो z इक्वल टू -300 क्या होगा, उसका मिनिमम पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर इसका और R के साथ कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता है, इसका मतलब कोई भी ऐसा XY एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही वाला पॉइंट क्या है, आपका मिनिमम वैल्यू है। समझ में आया क्या, है ना। सेम चीज आपको किसके लिए करना है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करने के लिए बोला होता, तो मैक्सिमाइज में भी मैं यही करता, बस वहां पे मैं ग्रेटर देन का साइन ले लेता, है कि नहीं, और वहां पे मैं फिर से उसको R के साथ सॉल्व करता और देखता। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 1 में बोल देता हूं, ठीक है, कैपिटल 1। ठीक है, तो इफ, है ना, इफ यहां मैं लिख रहा हूं, इफ इक्वेशन 1 एंड रीजन R, है ना, और फिजिबल रीजन R हैज सम पॉइंट इन कॉमन, है ना, अगर इन दोनों में सम पॉइंट इन कॉमन होता है, देन अगर क्या होगा, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो आप क्या बोलोगे, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है तो आप क्या बोलोगे कि z इसका, है ना, z इसका क्या होगा, ये z इक्वल टू -300 जो है, ये इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या, है ना। इस केस में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, वो z इक्वल टू -300 इसका मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, है कि नहीं। समझ में आया आपको। तो ये मैंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, है ना। अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो आपको इजीली ये चीजें पकड़ में आ रही होगी कि हम यहां पे इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे, और अगर कोई कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, अगर कॉमन पॉइंट होगा तो मिनिमम वैल्यू फिर क्या होगी, है ना। तो इफ सम पॉइंट इन कॉमन, देन वी कैन नॉट फाइंड मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, वी कैन नॉट फाइंड मिनिमम वैल्यू। अगर यही क्वेश्चन होता तो बोलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैं ये इनइक्वालिटी को R के साथ सॉल्व करता, अगर कुछ कॉमन पॉइंट निकलता, है ना,
तो मैं बोलूंगा कि इसका कोई मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, हम वो फाइंड नहीं कर सकते। एंड इसी में दूसरा पॉइंट, इफ इक्वेशन 1 एंड, है ना, इक्वेशन 1 एंड feasible region R has no points in common, अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है ना, नो पॉइंट्स इन कॉमन, देन Z इक्वल टू -300 विल बी इट्स मिनिमम, है कि नहीं। अगर कोई कॉमन नहीं है इसका मतलब -300 ही क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है ना। तो ये चीज हमें यहां पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो Z इक्वल टू मैंने ये लिखा, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, -5x + 2y लेस देन -30, है कि नहीं। अब इसको अगर मैं सेम ग्राफ पे ऊपर प्लॉट करता हूं, ठीक है, इसी ग्राफ पे अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, मैं रेड पेन से यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, आप देखो इसको, ठीक है, और समझने का ट्राई करो कि क्या इसका कोई मिनिमम होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसको जब आप इसके साथ प्लॉट करोगे तो आपका देखो कौन सा रीजन आता है, ठीक है। ये देखो ये वाला पॉइंट कहां से पास करेगा, इसी पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो आप प्लॉट करके देखना, ये आपका इनइक्वालिटी, ये आपका लाइन आता है कौन सा, -5x + 2y = -30, ठीक है, ये इसका लाइन का इक्वेशन होगा। और 0 0 पुट करोगे तो 0 0 क्या होगा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इस तरफ वाला रीजन क्या है, इस तरफ वाला रीजन हमारा है। तो देखो इस लाइन और इस आर में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन दिख रहा है ना। इसका मतलब हम इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, इसमें से किस पॉइंट पे मिनिमम देगा ये आप कभी चेक ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा आपके पास, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, जो हमने एग्जांपल अभी लेके क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस एग्जांपल में क्या होगा, आपके पास कोई भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। तो इस वाले में हम क्या बोलेंगे, इस वाले में हम क्या बोलेंगे, सो Z इक्वल टू -50x + 20y हैज नो मिनिमम वैल्यू, है ना। इसके लिए आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन खोजना पॉसिबल नहीं है ना, नो विजिबल मिनिमम वैल्यू, और फिजिबल, है ना, और फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये हम यहां पे फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये क्या मेथड हमने अप्लाई किया समझ में आएगा। अगर सेम क्वेश्चन अगर मान लो मैक्सिमम के लिए पूछता, ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए पूछता तो इसमें देखो मैक्सिमम मेरे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, लेकिन मैं डायरेक्टली इसको 100 को मैक्सिमम नहीं बोल पाऊंगा, फिर से मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मैं एक एज्यूम कर लूंगा कि एक कोई नंबर है जो इससे बड़ा है कि नहीं। मैक्सिमम के लिए मैं मान लूंगा कि ये मेरा मैक्सिमम आया था, लेकिन मैं मान लूंगा कि इससे भी बड़ा कोई एक नंबर है XY के लिए, और इसको मैं फिर से R के साथ सॉल्व करेंगे। अगर कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया तो फिर से मैक्सिमम निकालना पॉसिबल नहीं होगा, और अगर नहीं मिला तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है। तो मैक्सिमम और मिनिमम में कैसे सॉल्व करना है अनबाउंडेड में, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको एक पॉइंट बना के बस यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इस चीज को आप बस नोट कर लो, ठीक है। और आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि हमें इसमें क्या क्या मेथड अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो लिख लो, इन केस ऑफ फिजिबल रीजन इन अनबाउंडेड, है ना, आप लिख लो, इन केस ऑफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है। तो अनबाउंडेड होगा तो हमारे पास दो केसेस होंगे, या तो आपको मैक्सिमम करने के लिए बोल रहा होगा या मिनिमम करने के लिए बोल रहा होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मैं दो केस ले रहा हूं। केस 1, फर्स्ट केस, इफ m is the maximum value of z, if m is the maximum value of z, है ना, if as the maximum value of z, अगर x m जो है, कैपिटल M जो है वो क्या है, मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है ना, z, है ना, यहां से if हटा दो, m इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। और हमें करना क्या है इसके बाद आपको, if the
ओपन हाफ प्लेन, ठीक है, ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय, है ना, डिटरमाइंड बाय, है ना, मैं मान रहा हूं कि z मेरा क्या है, ax प्लस by मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, और इसका जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं उसका m मेरा मैक्सिमम मिला है, ठीक है। तो हमें इससे क्या करना होगा, डायरेक्टली हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा रीजन क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है। तो अनबाउंडेड रीजन में हमें क्या करना पड़ेगा, अनबाउंडेड रीजन में हमें एक प्लेन बनाना पड़ेगा, कैसा, ax प्लस by, और ये हम क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन m, है कि नहीं। तो ये m जो मैक्सिमम निकला था इसको ग्रेटर देन m करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। m हैज नो पॉइंट इन कॉमन, हैज नो पॉइंट इन कॉमन, अगर इसमें कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है ना, हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, विद द फिजिबल रीजन, नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, ठीक है है ना। तो इस वाले का ये जो m है ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। तो m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इफ इसका फिजिबल रीजन के साथ कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है। अदरवाइज इसे में लिख लो, अदरवाइज, अदरवाइज, ठीक है, इसी में क्या हो जाएगा, अदरवाइज, अदरवाइज z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, अदरवाइज z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास z का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, है ना। तो आपको मैक्सिमम कब मिलेगा, जब इस इनइक्वालिटी का, है ना, ये जो इनइक्वालिटी है इसका फिजिबल रीजन के साथ कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, ठीक है। इसी में दूसरा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं, m इज दी स्मॉल m ले रहा हूं, m इज दी मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ z कब देगा, इफ दी ओपन हाफ, है ना, ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय, ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय, अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमें क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, डिटरमाइंड बाय ax प्लस by लेस देन स्मॉल m हैज नो पॉइंट इन कॉमन, है ना। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो आपका स्मॉल m क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, नो कॉमन विद द फिजिबल रीजन, विद द फिजिबल रीजन। लेकिन अगर कुछ कॉमन होता है तो अदरवाइज, नेक्स्ट लिख लो, अदरवाइज z हैज, क्या लिखेंगे हम, अदरवाइज z हैज नो मिनिमम वैल्यू, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, है ना। तो ये आपको अब इजीली समझ में आ रहा है कि अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अनबाउंडेड में आपको एक स्टेप और आगे हमें सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में लास्ट क्लास में जितना उतना ही तक है। ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है और कैसे कैसे चीजों को हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो एक बार आपका वो पार्ट एक बार सही तरीके से समझ में आ गया, है ना, तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो है ना, तो क्या करना है आपको ये क्लियर हो रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक रख रहे हैं, इसके बाद और जो भी पार्ट है वो आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। इसके बाद अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए नहीं है। तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में अलग चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं।